यूएस चाहता है कि यूरोप सीधे इंडिया को टारगेट करे, खासकर रशियन ऑयल ट्रेड के मुद्दे पर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव है कि यूरोप इंडिया पर एक्शन ले ताकि रशियन क्रूड से रिफाइंड डीजल और जेट फ्यूल का एक्सपोर्ट रोका जा सके। जबकि यूरोप ने 2026 से बैन का प्लान किया है, यूएस अभी इमीडिएट स्टेप चाहता है। असल सवाल ये है, क्या ये रशिया को वीकन करने की कोशिश है या इंडिया को आइसोलेट करने की स्ट्रैटेजी? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। तो आज का हमारा विषय, जैसा कि हमने सुना, काफी पेचीदा है और इसके कई पहलू हैं। इसमें अर्थशास्त्र है, भू राजनीति है, देशों के आपसी संबंध भी हैं। हाँ, बिल्कुल। मुद्दा ये है कि अमेरिका यूरोप पर दबाव डाल रहा है कि वो भारत से आने वाले तेल उत्पादों पर रोक लगाए। क्यों? क्योंकि उनका कच्चा माल मतलब क्रूड ऑयल रूस से आ रहा है, और खास तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में मतलब काफी आक्रामक रुख अपना रहा है। हाँ, ये मामला हाल के दिनों में काफी गरमाया है। बिल्कुल। अमेरिका की जो मुख्य मांग है वो ये है कि यूरोप तुरंत मतलब इमीडिएटली भारत से आने वाले अनरिफाइंड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बंद करे, जिनका कच्चा तेल रूस से आया हो। अच्छा। इसमें मुख्य रूप से डीजल और जेट फ्यूल शामिल हैं। और अमेरिका ये भी चाहता है कि यूरोप भारत पर उसी तरह के भारी टैरिफ्स लगाए जैसे खुद अमेरिका ने लगाए हैं। वो एक तरह से यूरोप को अपनी पॉलिसी अपनाने को कह रहे हैं। लेकिन जहां तक जानकारी है, यूरोपियन यूनियन ने तो इस तरह का बैन जनवरी 2026 से लागू करने की योजना पहले ही बना ली थी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। 2026 का प्लान है उनका। तो फिर अमेरिका की तरफ से ये तत्काल कार्रवाई मतलब इमीडिएट एक्शन का प्रेशर क्यों? इस जल्दबाजी के पीछे क्या वजह हो सकती है? ये थोड़ा समझने वाली बात है, खासकर जब यूरोप का अपना तय शेड्यूल है। बिल्कुल। और यही इस मामले को दिलचस्प बनाता है। देखिए, अमेरिका का तर्क ये है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद कर उसे रिफाइन करके यूरोप को ऊंचे दामों पर बेच रहा है और इससे मतलब भारी प्रॉफिट कमा रहा है। उनका कहना है कि इस मुनाफे से अप्रत्यक्ष रूप से रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने के लिए आर्थिक मदद मिल रही है। ट्रंप प्रशासन के एक प्रमुख सलाहकार हैं पीटर नवारो, उन्होंने भी इसी बात पर काफी जोर दिया। अच्छा। तो अमेरिका की रणनीति एक यूनिफाइड वेस्टर्न फ्रंट बनाकर भारत को डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रूप से कह सकते हैं आइसोलेट करने की है। अमेरिका ने इस दिशा में पहले भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे आपने कहा टैरिफ वगैरह। भारतीय सामानों पर टैरिफ की बात सुनने में आई है। हाँ हाँ, अमेरिका ने पहले ही कई भारतीय वस्तुओं पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। ये काफी ज्यादा है। लेकिन अब उनका खास ध्यान भारत से यूरोप जाने वाले रिफाइंड एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे डीजल और जेट फ्यूल पर है। पहले इन पर रोक नहीं थी। नहीं, पहले इन पर सीधी रोक नहीं थी। अब विशेष रूप से इन उत्पादों को टारगेट किया जा रहा है। तो इस नए फोकस के पीछे क्या कोई खास वजह, कोई नया डेवलपमेंट? इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का हालिया बयान। उन्होंने काफी सख्त लहजे में कहा कि यूरोप के लिए अब पुटअप और शटअप का समय है। अरे बाप रे, पुटअप और शटअप? हाँ, मतलब या तो वो अमेरिका का साथ दें और कार्रवाई करें या फिर चुप रहें। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए हैं, पर यूरोप ने अभी तक ऐसा नहीं किया। अच्छा, ये सेकेंडरी सैंक्शंस क्या होते हैं? थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, प्राइमरी सैंक्शंस तो सीधे उस देश पर लगते हैं जिस पर प्रतिबंध लगाना हो, जैसे रूस पर। सेकेंडरी सैंक्शंस वो होते हैं जो उन तीसरे देशों पर भी लगते हैं जो प्रतिबंधित देश के साथ मतलब यहाँ रूस के साथ महत्वपूर्ण व्यापार जारी रखते हैं। ओह अच्छा, तो मतलब अमेरिका चाहता है कि यूरोप भी भारत पर ऐसे सैंक्शंस या टैरिफ लगाए? हाँ, बिल्कुल, ताकि रूस तक पहुंचने वाला रेवेन्यू रोका जा सके। ये ट्रंप प्रशासन की तरफ से यूरोप पर अब तक का सबसे स्पष्ट और कह सकते कड़ा दबाव है। अच्छा, तो ये है पूरा मामला। अब यूरोप की तरफ आते हैं। उनकी मौजूदा नीति क्या है और वो इस दबाव पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आपने बताया कि 2026 की योजना है उनकी। हाँ, यूरोपियन यूनियन ईयू ने जुलाई 2025 में एक नया रेगुलेशन पास किया था। ये 21 जनवरी 2026 से लागू होना है। इसके तहत रूस से उत्पन्न कच्चे तेल से बने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे डीजल, जेट फ्यूल, गैसोलीन, इनके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगेगा। और ये प्रतिबंध तब भी लागू होगा अगर ये उत्पाद भारत या चीन जैसे किसी तीसरे देश में रिफाइन किए गए हों। इसमें एक शर्त जरूर है। अगर ये साबित किया जा सके कि उत्पाद बनाने में इस्तेमाल हुआ कच्चा तेल नॉन रशियन ऑरिजिन का है,
मतलब रूस से नहीं आया है तो इंपोर्ट हो सकता है। यानी भारतीय रिफाइनर्स को प्रूफ देना होगा। हाँ, उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा कि उनका कच्चा तेल रूस से नहीं आया है। ये 2026 से लागू होना है। लेकिन जैसा आपने कहा, अमेरिका 2026 तक इंतजार करने को तैयार नहीं है, वो इमीडिएट एक्शन चाहते हैं। बिल्कुल। व्हाइट हाउस का तर्क है कि जब तक यूरोप साथ नहीं देता, अमेरिका के अकेले लगाए गए टैरिफ्स उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के रिफाइंड डीजल और जेट फ्यूल का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो यूरोप ही है। तो अगर यूरोप दरवाजा बंद कर दे तो भारत के एक्सपोर्ट्स पर बड़ा असर पड़ेगा और शायद तभी रूस पर असली दबाव बनेगा, ऐसा अमेरिका का मानना है। पर क्या यूरोप के लिए फैसला लेना इतना आसान है? भारत से आने वाले डीजल और जेट फ्यूल पर उनकी डिपेंडेंसी कितनी है? यहीं पर यूरोप की असली दुविधा सामने आती है। आंकड़े बताते हैं कि यूरोप अपनी डीजल और जेट फ्यूल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा भारत से इंपोर्ट करता है, लगभग 16%। 16%? ये तो वाकई काफी ज्यादा है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण निर्भरता है। और एक और दिलचस्प बात, क्या? जानकारी में यूक्रेन का भी जिक्र है, जो खुद रूस से युद्ध लड़ रहा है। हाँ, यूक्रेन का क्या कनेक्शन है? हाँ, ये एक विडंबना ही है। यूक्रेन जो सीधे तौर पर रशियन अग्रेशन का सामना कर रहा है, वो भी अपने डीजल इंपोर्ट का लगभग 15% हिस्सा भारत से लेता है। सच में? 15%? हाँ, और इस बात की काफी संभावना है कि ये डीजल भी रशियन क्रूड से ही बना हो। तो सोचिए, अगर यूरोप भारत से ये इंपोर्ट अचानक बंद कर देता है तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। न सिर्फ यूरोप में, बल्कि शायद यूक्रेन में भी फ्यूल की कमी हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं, मतलब इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। ये यूरोप के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला है, जिसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों तरह के परिणाम होंगे। सही कहा। एक तरफ अमेरिका का भारी दबाव, दूसरी तरफ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि यूक्रेन की मदद से जुड़ी कॉम्प्लेक्सिटी। यूरोप के लिए अमेरिकी मांग को तुरंत मान लेना लगभग असंभव सा लगता है। तो इस पूरी स्थिति पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है? जाहिर है भारत चुप तो नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं। भारत ने इस अमेरिकी दबाव का कड़ा विरोध किया है। भारत के विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA और खुद विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसे साफ तौर पर हिपोक्रेसी यानी पाखंड और डबल स्टैंडर्ड्स यानी दोहरे मापदंड कहा है। कड़े शब्द हैं। हाँ, भारत का रुख एकदम स्पष्ट है कि वो किसी भी तरह के दबाव, जिसे कोएजन कहते हैं, उसमें आकर अपनी एनर्जी पॉलिसीज तय नहीं करेगा। भारत ने अपने पक्ष में क्या तर्क दिए? भारत ने कई तर्क दिए हैं जो काफी वजनदार लगते हैं। पहला, भारत का कहना है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खुद रूस के साथ अरबों डॉलर का व्यापार करते हैं। अच्छा, किस तरह का व्यापार? खासतौर पर एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स में। आंकड़ों के अनुसार 2024 में EU का रूस के साथ ट्रेड लगभग 67.5 बिलियन यूरो का था। तो भारत का सवाल है कि अगर पश्चिमी देश खुद रूस से व्यापार कर सकते हैं, तो भारत के रूसी तेल खरीदने पर आपत्ति क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। दूसरा, चीन रूस से भारत की तुलना में कहीं ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन उसे इस तरह से टारगेट नहीं किया जा रहा है। भारत इसे खुद को सिलेक्टिवली टारगेट करने की कोशिश मानता है। मतलब सिर्फ भारत को ही क्यों चुना जा रहा है? तीसरा पॉइंट। तीसरा, भारत के लिए रूस से तेल खरीदना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक नेसेसिटी यानी जरूरत है। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद, जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स बिगड़ गई और एनर्जी की कीमतें आसमान छू रही थी, तब रूस ने भारत को रियायती दरों पर तेल की पेशकश की। हाँ, ये बात तो सही है। भारत का तर्क है कि जब पश्चिमी देश खुद कहीं और से सस्ता तेल खरीद रहे थे, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हित में रूस से तेल खरीदा। ये कोई एहसान नहीं था, ये जरूरत थी। बिल्कुल। और चौथा? चौथा, भारत किसी भी तरह के दबाव या जबरदस्ती कोअर्शन के बजाय बातचीत, डायलॉग और अपनी वास्तविक ऊर्जा जरूरतों, जेन्युइन एनर्जी नीड्स का सम्मान चाहता है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दे रहा है। मतलब बिना किसी बाहरी दबाव के अपने स्वतंत्र विदेश नीति निर्णय लेने की क्षमता। ये तर्क तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, खासकर पश्चिमी देशों के अपने व्यापार और चीन के मुकाबले भारत पर फोकस को लेकर। अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, जिसका जिक्र सूत्रों में है। वो है बाइडेन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज के बीच का विरोधाभास। हाँ, और ये UPSC के पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। याद कीजिए, बाइडेन प्रशासन ने शुरुआत में भारत को रशियन क्रूड खरीदने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित किया था, या कम से कम आपत्ति नहीं जताई थी। हाँ, मुझे याद आ रहा है।
इसके पीछे सोच ये थी कि अगर भारत जैसा बड़ा खरीदार रूसी तेल नहीं खरीदेगा तो ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई कम हो जाएगी और कीमतें शायद $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती। बिल्कुल। और अब ट्रंप प्रशासन ठीक इसके उलट कह रहा है और भारत पर प्रतिबंध लगाने का दबाव डाल रहा है। इस तरह की पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी का क्या असर पड़ता है? मतलब क्या देश अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं अगर नीतियां इतनी तेजी से बदलें, एडमिनिस्ट्रेशन बदलते ही? यही सबसे बड़ा सवाल है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। जब एक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी अगले एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह पलट जाती है तो इससे लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक ट्रस्ट को भारी ठेस पहुंचती है। सही बात है। दूसरे देश कैसे किसी अग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग पर भरोसा करें अगर उन्हें लगे कि सत्ता बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा? ये अमेरिका की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। सूत्रों में ट्रंप की कुछ पर्सनल मोटिवेशंस को लेकर भी अटकलें लगाई गई हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव कम करने का क्रेडिट लेने की इच्छा या नोबेल पीस प्राइज की महत्वाकांक्षा। हाँ, ऐसी बातें भी चल रही हैं। और ये भी कि कथित तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उनके फोन कॉल्स का जवाब न देने की बात। क्या इन अटकलों का मौजूदा दबाव से कोई लेना देना हो सकता है? ये कितना सच है कहना मुश्किल है, पर देखिए, इन बातों को सीधे तौर पर जोड़ना तो सिर्फ स्पेकुलेशन होगी जब तक कोई ठोस सबूत ना हो। लेकिन ये सच है कि कई पूर्व अमेरिकी अधिकारी और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी ट्रंप प्रशासन के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? उनका भी यही सवाल है कि जब रूस यूरोपियन यूनियन से व्यापार करके भारत की तुलना में कहीं ज्यादा रेवेन्यू कमाता है तो फिर सिर्फ भारत को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ये सवाल इस संभावना की ओर इशारा करता है कि शायद ये सिर्फ रूस को दंडित करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? हो सकता है इसके पीछे व्यापक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हों या भारत को किसी खास खेमे में लाने या उस पर दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है। मतलब मामला सिर्फ तेल का नहीं है, उससे कहीं बड़ा है। तो अगर हम सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें कि यूरोप अमेरिकी दबाव में आ जाता है और भारत से आने वाले रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा देता है, तो इसका भारत पर क्या असर होगा? पोटेंशियल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था और खासकर रिफाइनिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका, एक सिग्निफिकेंट ब्लो होगा। रिलायंस और नायारा एनर्जी जैसी बड़ी रिफाइनर्स अपना एक बहुत बड़ा और मुनाफे वाला यूरोपियन मार्केट खो देंगी। हाँ, वो तो है। उन्हें अपने निर्यात को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य एशियाई देशों की तरफ डाइवर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जहां शायद उतनी अच्छी कीमतें ना मिले। और अमेरिका ने पहले ही कई भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा रखा है, तो ये तो डबल मार हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर यूरोप से निर्यात भी बंद हो जाता है तो ये भारत के लिए एक डबल ट्रेड शॉक होगा। इसका सीधा असर भारत के ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ेगा। और भारतीय रुपए पर इसका क्या असर हो सकता है? सूत्रों में इसका भी जिक्र है कि रुपया पहले से ही दबाव में है। हाँ, जानकारी के अनुसार रुपया पिछले हफ्ते ही डॉलर के मुकाबले 88 के स्तर को पार कर गया था। ये डबल ट्रेड शॉक रुपए पर और अधिक दबाव डालेगा, जिससे इंपोर्ट्स और महंगे हो सकते हैं और इन्फ्लेशन का दबाव भी बढ़ सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर यूरोप ये कदम उठाता है तो क्या उससे खुद नुकसान नहीं होगा? आपने पहले बताया था 16% डिपेंडेंसी है। निश्चित रूप से होगा। जैसा हमने पहले चर्चा की, यूरोप को फ्यूल शॉर्टेजेस, प्राइस हाइक्स और बढ़ती इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है। डीजल की कमी का असर तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेकर खेती तक हर जगह महसूस होगा, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो यूरोप भी आसानी से हाँ नहीं कहेगा। हाँ, इसीलिए यूरोप के लिए भी ये फैसला बिना दर्द के नहीं होगा। शायद यही वजह है कि वो अब तक अमेरिकी दबाव का पूरी तरह से पालन करने से हिचकिचा रहे हैं। तो आगे क्या हो सकता है? भविष्य के क्या परिदृश्य, मतलब पॉसिबल सिनेरियोज नजर आते हैं? अगर हम बड़ी तस्वीर, द बिगर पिक्चर देखें तो कुछ संभावनाएं उभरती हैं। पहली संभावना, वेस्टर्न अलायंस में दरार पड़ सकती है। अच्छा, कैसे? यूरोप अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर सकता है, ये कहते हुए कि ट्रंप की मांगें अवास्तविक हैं या उनके नेशनल इंटरेस्ट्स के खिलाफ हैं। इससे अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना, अगर भारत पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए रूस, ईरान और मध्य पूर्व के अन्य तेल सप्लायर्स के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर सकता है। भारत अन्य डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश भी कर सकता है। और तीसरी संभावना, और ये यूपीएससी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, ये स्थिति दुनिया को दो स्पष्ट गुटों, मतलब ब्लॉक्स में बांटने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। एक तरफ शायद रशिया, चाइना, ईरान और कुछ अन्य एशियाई देश हों,
और दूसरी तरफ पश्चिमी देश। तो भारत कहाँ जाएगा? ऐसे में भारत की गुटनिरपेक्षता या जो आजकल मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, उस विदेश नीति के सामने नई चुनौतियां खड़ी होंगी। भारत इस जटिल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर कैसे अपनी चालें चलेगा, ये देखना होगा। वाकई ये एक बहुस्तरीय और जटिल मुद्दा है जिसमें अर्थशास्त्र, भू राजनीति, घरेलू राजनीति और शायद व्यक्तिगत कारक भी शामिल हैं। ये हमें गठबंधनों, रणनीतिक स्वायत्ता और बदलती विश्व व्यवस्था के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। भारत पर अमेरिका के इस दबाव को लेकर आपकी राय क्या है? क्या ये सच में रूस को कमजोर करने की रणनीति है या भारत को अलग-थलग करने की कोशिश? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। You are watching UPSC Civil 360, the only UPSC channel you can just listen to. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।